नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, जून मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो जून का मंथली करंट अफेयर लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, पूरा निचोड़, बहुत ही अच्छे तरीके से जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो लेकर के मैं आया हुआ हूं। और पिछली बार की तरह जो पुरानी तरीके का जो हुआ करता था 2 पार्ट में, उसी पैटर्न में शुरू किया गया है विद डिटेल कंटेंट। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। 1 से 15 तक हम लोग एक पार्ट में कवर करेंगे, फिर 16 से 30 तक हम लोग एक पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में पूरा डिटेल कंटेंट, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाला है। पूरा जून मंथ का आपका रिवीजन हो जाएगा। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं यहीं पर मिलने वाले हैं। इसकी PDF क्विज या आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, और PDF आपको टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। MZT एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ करके आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड, इस बार का मिस वर्ल्ड खास रहा क्योंकि इस बार का मिस वर्ल्ड भारत में आयोजित किया गया था, हैदराबाद में आयोजित हुआ था। ये बात याद रखना, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, तो आयोजन भी पूछा जा सकता है। तो ओपल सुचाता चुवांगश्री, ये जो है इस बार की मिस वर्ल्ड की विजेता रही हैं। कहाँ की रहने वाले हैं? तो ये थाईलैंड की रहने वाली हैं। ओपल सुचाता चुवांगश्री थाईलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, उप विजेता थी हसेट टेरेज अदामसू। अब ये मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली थाई महिला भी बन गई हैं, ये भी ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स थाईलैंड ये जीती ही थी। ओके, अगला भारत की तरफ से कौन था? भारत की तरफ से नंदनी गुप्ता प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो आप इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट रिवाइज कर सकते हैं। अगला, कौन सा भारतीय शहर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, इसकी मेजबानी अहमदाबाद में होने वाली है। अहमदाबाद गुजरात में 1 से 10 अप्रैल 2026 को होगा। ध्यान रहे 2026 में, यानी कि अगली साल होगा। ठीक है, तो एशियाई खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई को ये घोषणा की है। पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर को मूल रूप से चुना गया था, लेकिन बाद में अहमदाबाद कर दिया गया है। इस बार वाला कहाँ हुआ था? 2025 वाला, तो ये चीन के चियांगसान शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, एशियाई भारोत्तोलन महासंघ 1958 से चल रहा है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? नोमैडिक एलिफेंट साथियों, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। उलान बाटार मेघालय में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया ये भी पूछा जाएगा आपसे। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ स्टार लगा दूँ PDF पढ़ते समय जान लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उलान बाटार मेघालय में नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया कहाँ है जानते हो ना? आप रूस का मैप देखोगे, चाइना का मैप देखोगे, बीच में यहाँ छोटा सा है मंगोलिया। ठीक है, जहाँ पर गोबी डिजर्ट है। तो ये होता है प्रतिवर्ष आयोजित। ठीक है, 17वां संस्करण था इस बार। अगला, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये नर्सों को दिया जाता है, जो नर्सेज होती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 15 नर्सेज को ये पुरस्कार दिया गया। आप देख सकते हो आर्टिकल, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्स 50 नर्सेज विद द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। राष्ट्रपति भवन में दिया गया एक सर्टिफिकेट और 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला, पूर्णतया कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? पूर्णतया कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, इसमें आपको सबसे पहला अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कौन पाया, तो सबसे पहले पाया था लद्दाख। लेकिन चूंकि लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा यहीं पर कि पहला पूर्ण राज्य कौन बना जो ये दर्जा पाया पूर्णतः साक्षरता वाला, तब आप बताएंगे मिजोरम। ठीक है ना, मिजोरम। यहां पूछा जा रहा है दूसरा, भारत का दूसरा राज्य कौन बना, तो दूसरा राज्य है गोवा। ठीक है ना, फर्स्ट राज्य है मिजोरम। ये बात ध्यान रखना, पूर्णतः राज्य मिजोरम, और सबसे पहले पूछा जाएगा तो लद्दाख बताना। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलिए, तो ये लद्दाख के बाद मिजोरम भी पा गया है। इसके बाद फिर अब गोवा भी पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता। कार्यात्मक साक्षरता मतलब कि जहाँ पर वर्किंग होती है वहाँ के जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से साक्षर हैं। ठीक है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता पूरे भारत में हो जाए। ये उल्लास योजना के तहत होती है। हाल ही में किसको वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हर साल के लिए, हर एक साल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। किसी न किसी बड़ी कंपनी के, बड़ी इंडस्ट्री के जो चीफ वाले पद होते हैं, CEO हुए, MD हुए, इनमें से किसी को नियुक्त किया जाता है ना। तो इस बार के लिए राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है सभी को। तो राजीव मेमानी जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि EY इंडिया के चेयरमैन और CEO हैं। किसकी जगह पर आए हैं? संजीव पुरी की जगह पर आए हैं, जो कि ITC लिमिटेड के चीफ हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से किसे सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, ये अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी रही सेरेना विलियम्स को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। स्पेन में इनको सम्मानित किया गया है। ये हैं सेरेना विलियम्स। ये संन्यास ले चुकी हैं हालांकि, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा इनके नाम ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो 50,000 यूरो का इनको राशि मिला, धनराशि, पुरस्कार राशि जिसे कह सकते हैं, और स्पेन का ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान को दिया गया। लंदन ओलंपिक 2012 में ये पहला ओलंपिक सिंगल गोल्ड जीती थी। अगला, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तेलंगाना फाउंडेशन डे। आप सब जानते हो 2 जून 2014 को तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस हुआ था। तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना अलग हुआ था किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है अभी आपसे कि जब ये अलग हुआ था तो एक 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था। 10 साल के लिए ये हुआ था कि भाई आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद रहेगी और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। क्यों ऐसा हुआ था? देखिए, एक्चुअली में ना हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले से ही थी, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद वाला जो पार्ट है वो तेलंगाना के अंतर्गत चला गया। अब वो तेलंगाना में चला गया, लेकिन यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनाने में, वैसे सारा सिस्टम यहाँ राजधानी के रूप में डेवलप करने में टाइम लगता। इसीलिए 10 साल का एग्रीमेंट हुआ कि 10 साल तक राजधानी के रूप में हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश का भी काम करेगी। अब ये 10 साल पूरा हुआ टेन्योर 2024 में। ठीक है, 2014 से लेकर 2024 में। तो अब ये 2024 के बाद अमरावती को बनाए हैं अपनी नई राजधानी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब हो गई अमरावती 10 साल के बाद। ठीक, चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अमरावती कब से राजधानी के रूप में लागू हुई आधिकारिक रूप से? तो 2 जून 2024 के बाद से। ठीक, चलिए, तो अब तेलंगाना स्थापना राज्य आप जानते हो 28 के 29वें राज्य के रूप में तब अलग हुआ था। हालांकि अब 28 राज्य है ना। 2014 को जब अलग हुआ था तब 29 राज्य हो गए थे। किस शब्द की सही स्पेलिंग बताकर फैजान जैकी ने नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता? नेशनल स्पेलिंग बी ये अमेरिका में होता है। जो भारतीय मूल के बच्चे होते हैं अमेरिकी, उनके बीच में स्पेलिंग बी का एक खिताब होता है। वो स्पेलिंग बी, जो नेशनल स्पेलिंग बी होता है, उसको जो कोई छोटा बच्चा बता करके सही स्पेलिंग बताता है, उसको ये धनराशि मिलती है। फैजान जैकी ये भारतीय मूल के हैं। इन्होंने इस बार जो बताया है एक्लेयरसिसमेंट का सही स्पेलिंग बताया इन्होंने, और इसलिए इस बार इनको ये विजेता चुना गया है। 13 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र हैं। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2025 का खिताब जीता है। इसे पूरा नाम स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी है। ठीक है, स्पेलिंग बी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें $50,000 का मिलता है पुरस्कार धनराशि। तो ये था चैंपियन शब्द। अब ऐसा नहीं केवल एक ही शब्द पूछा जाना होता है ना, नहीं तो आप सोचो खुश हो जाओ कि बस एक ही शब्द का वो बताओ $50,000 ले जाओ। एक पूरा इवेंट होता है, इसमें हजारों बच्चे की इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे तो ये डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है, 5 जून सबको पता रहता है, लेकिन इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस बार की थीम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्यों? क्योंकि इस बार की थीम है बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन से याद रखना, यही थीम जब भारत मेजबानी कर रहा था तब भी आयोजित की गई थी। इस बार दक्षिण कोरिया इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी कर रहा है, मतलब जिम्मेदारी उसको सौंपा गया है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का हराओ। ठीक है, मेजबानी साउथ कोरिया कर रहा है। 2018 में जब भारत ने मेजबानी की थी, भारत ने कब मेजबानी की थी? 2018 में। ये बात याद रखना, पूछा जाएगा। भारत ने मेजबानी की थी, मेजबानी की थी, और तब भी थीम यही थी, थीम सेम थी। मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप रिवीजन जब करो
पीडीएफ में, तब भी आपको वो चीज़ें मिले। तो साउथ कोरिया जो है इस बार का मेज़बानी कर रहा है। शुरुआत 1972 से हुई है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से इसकी शुरुआत हुई। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? आपने देखा इस बार इतिहास बना। 18 साल के सूखे को खत्म करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी की टीम ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। आईपीएल 2025 के विजेता बने और पंजाब किंग्स को फाइनल में 6 रनों से इन्होंने हराया। 12.5 करोड़ राशि पंजाब किंग्स को मिली, इनको मिले 20 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि विजेता में। आरसीबी के कप्तान में रजत पाटीदार थे, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर पिछली बार केकेआर टीम के कप्तान थे और पिछली साल वाला ट्रॉफी केकेआर ने जीता था इनकी कप्तानी में। प्रमुख पुरस्कारों में अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं। ऑरेंज कैप बहुत पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है साई सुदर्शन, गुजरात टाइटन के 759 रन बनाए। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है प्रसिद्ध कृष्णा, गुजरात टाइटन के 25 विकेट लिए थे। अगला, और बाकी और भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हो। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को मिला। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में कराने की अनुमति दी? 2027 में जनगणना होगी। 2027 से अब जब प्रॉपर रूप से चलेगी जनगणना, जो कि 2021 में हो जानी थी, क्योंकि 10 सालों के अंतराल पर होता है। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन हो नहीं पाया। तो अब टालते टालते कोविड की वजह से पहले टाले, फिर उसके बाद कहे कि परसीमन आएगा तब टालेंगे, तो अब परसीमन वगैरह करने के लिए 2027 में यहाँ पर जनगणना लाने की बात की गई है। तो ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पिछली बार वाली भी 2 चरणों में हुई थी, इस बार वाली भी होगी 2 चरणों में। पहले स्टेज में 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू कर देंगे। जो पहाड़ी एरिया वाले हैं, पहाड़ी वाले राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के पहाड़ी बर्फीले इलाके, यहाँ पर सबसे पहले कर ली जाएगी। फिर 1 मार्च 2027 से प्रॉपर रूप से देश के अन्य हिस्सों में यहाँ पर जनगणना होगी, ठीक है। जनगणना से मैं कुछ आपको ऐतिहासिक चीज़ बता दे रहा हूँ। 2011 में भी 2 चरणों में हुई थी, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, 2 ऐतिहासिक चीज़ ये है कि सबसे पहली जनगणना अगर पूछा जाएगा, भारत की पहली जनगणना, तब आप बताओगे कि 1872 में हुआ था, 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, ठीक है। फिर अगर पूछा जाएगा पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो पहली रेगुलर जनगणना 1881 से शुरू हुई, 9 साल के बाद, और ये रिपन का टाइम पीरियड था, ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा कि अभी चूंकि इस बार जातिगत आधारित जनगणना की भी बात हो चुकी है, अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, और इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी कि इस बार का जो सेंसस होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, जिसकी डिमांड काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो ये हुआ था, ठीक है। आगे, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPI यानी करप्शन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो 2025 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स आया हुआ है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें हम लोग हैं 10वें स्थान पर। क्लाइमेट चेंज के मामले में हम लोग 10वें स्थान पर हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में। जर्मन वॉच इसको जारी किया है, और आप जानते हो टॉप 3 में इसमें कोई नहीं रहता है। जब से ये जारी किया जा रहा है तब से आज तक टॉप 3 देश इसमें खाली रहते हैं। चौथे से शुरुआत होती है और चौथे पोजीशन पर डेनमार्क होता है। अब यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन आपसे बन जा सकता है, पूछा जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, लेकिन ऑप्शन में आपको कोई नहीं भी दिखेगा। जब ऑप्शन में आपको कोई नहीं दिखेगा तब आप कोई नहीं पर जाना, लेकिन जब आपको डेनमार्क दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा तब डेनमार्क जाना। दूसरी बात, अगर पहला स्थान पूछेगा तब आप बताना कोई नहीं, दूसरा स्थान कोई नहीं, तीसरा स्थान कोई नहीं, चौथे स्थान से शुरुआत होती है, डेनमार्क चौथे पर, 5वें नीदरलैंड, फिर यूके है। भारत 10वें पोजीशन पर है, ठीक है। ईरान सबसे निचले स्थान पर है, 67वें स्थान पर। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि भाई 2026 में पहला बैच रिटायर होकर के आ रहा है अग्निवीरों का, 4 साल के लिए था। तो 2022 से शुरुआत हुई थी अग्निपथ स्कीम की, 2026 में जाकर पहला बैच रिटायर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी पुलिस में जो वैकेंसी जाएंगी उसमें 20% सीटें रिजर्व रहेंगी फॉर अग्निवीर्स। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसमें ट्रेनिंग वगैरह की कॉस्ट भी एकदम कम हो जाएगी, वो ऑलरेडी वेल ट्रेंड आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो नियमित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो एक अच्छा खासा उनको मिल जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पर 20% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। 3 साल की आयु में छूट में भी मिलेगी पूर्व अग्निवीरों को।
तो पहला बैच 2026 में आ रहा है, ये भी याद रखना। ये हॉरिजॉन्टल टाइप का रिजर्वेशन होने वाला है। भारत के किस पड़ोसी देश की सरकार ने नई करेंसी जारी की है? तो भारत का एक पड़ोसी देश है जो इस समय दूसरा दिखा रहा है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसने एक नई करेंसी जारी की है। इसमें एक्चुअली में क्या किया इन्होंने, जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, उनकी तस्वीरों वाली फ़ोटो चेंज कर दी है। बदले में इन्होंने अपने यहाँ के जो प्रसिद्ध जो पुराने स्मारक स्थल हैं, हिंदू मंदिर हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, बौद्ध मंदिर हैं, उनको सबको यहाँ पर शो करा दिया। तो 3 प्रकार की नोटें बदली हैं। 1000 टका की, ये रुपया नहीं रहेगा, वहाँ की मुद्रा टका होती है ना, गलती से यहाँ रुपया लिखा है। 50 टका की और 20 टका की, ठीक है। तो इन मुद्राओं को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, इनकी नई नोटें जारी की गई हैं। अगला, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? साउथ कोरिया के 14th नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं ली जे म्यांग बन गए हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं 14th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। आपने देखा अभी यूं सुक योल पर महाभियोग चलाया गया था, काफ़ी बवाल हुआ था। यूं सुक योल जो पुराने इनके राष्ट्रपति थे, अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं साउथ कोरिया के, ठीक है। कोरियन पीपुल्स वॉन, ये वहाँ की मुद्रा होती है, और सियोल यहाँ की राजधानी होती है। किसको 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया? 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, तो ये चुना गया है किसे? ये एनालेना बैरबॉक को चुना गया है। एनालेना बैरबॉक, ये आपको दिख रहे हैं, ये होंगी जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अब अध्यक्ष चुनी गई हैं। कुल 5वीं महिला हैं ये अध्यक्ष बनने वाली, पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली हैं ये, ठीक है। चलिए, यूएनजीए आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ठीक है। अगला, यूएन के जो 6 पार्ट्स हैं उसमें से एक ये भी है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया? तो चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज दुनिया में एक नायाब नमूना हुआ इंजीनियरिंग का, भारत में जम्मू कश्मीर में ये बना हुआ है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा है ये। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ। पुल की लंबाई है 1315 मीटर। बताया जा रहा है कि इसकी एज 120 वर्ष होगी। 1486 करोड़ रुपए का खर्च करके इसे बनाया गया है। ये भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि, जिन्हें हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो खीचन और मेनार आर्द्रभूमि जो है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है खीचन और मेनार। अब यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों को भारत के रामसर साइट्स में अब शामिल कर लिया गया है। टोटल भारत में रामसर साइट्स की संख्या हो गई 91। ये बात ध्यान रखना, एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश बन गया अब भारत। रामसर साइट्स क्या है? एक्चुअली में यहाँ पर नहीं लिखा गया, मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में 2 फरवरी 1972 को 1971 में हुआ था रामसर कन्वेंशन। रामसर में एक वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन, रामसर ईरान का एक शहर है, ठीक है। यहां पर हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन। तो इसमें यह किया गया डिसाइड कि अब से जो भी आर्द्र भूमियां होंगी दुनिया भर में, उनको क्या किया जाएगा? रिस्टोर किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तब फिर दुनिया में ऐसे ढूंढ करके उनको इस लिस्ट में डाला जाने लगा, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है यूनेस्को का, वैसे ही। तो अब इसके बाद भारत में आए जब ये लोग, तो भारत में सबसे पहले किसको शामिल किए थे? तो बताना, चिल्का लेक को, उड़ीसा के चिल्का झील को पहला रामसर साइट शामिल किया गया था। मेनार और खीचन को अभी शामिल किया गया, ठीक है। अगला, या आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं सेम चीज। भारत को किस वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका सदस्य चुना गया है। कब तक के लिए? तो 2026 से 2028 के टेन्योर के लिए 2 सालों के लिए भारत को चुना गया है। 2 क्या मतलब 3, 2026 भी ले लो, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028, यानी कि 3 वर्ष के लिए, 2026, 27 और 28, तो 3 वर्षों के लिए चुना गया है। भारत चुनाव में मतदान करने वाले 189 देशों में 181 वोट हासिल किया। प्रचंड बहुमत के साथ भारत को यहाँ पर इसका सदस्य चुना गया है।
इकोस का मतलब मैंने आपको बताया 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। सदस्य इसके 54 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया? एक्स चैट, ये ट्विटर का जो मतलब ट्विटर का नया नाम अब एक्स हो गया है, उसी के द्वारा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एक्स चैट। तो एलन मस्क ने इसे लॉन्च किया है, एलन मस्क ने, ठीक है। अच्छा, एक्स चैट जो है ये केवल मैसेजिंग के लिए होगा। जैसे आप फेसबुक में देखते हो, फेसबुक में मैसेंजर है, जैसे व्हाट्सएप देखते हो, तो ये सब मैसेजिंग एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन ये भी है, लेकिन मैसेजिंग टाइप के हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन एक्स भी है, लेकिन वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट मेटा का जो आया है उसे थ्रेड कहते हैं, थ्रेड नाम से। और फेसबुक आप जानते हो इसके लिए है। तो इंस्टाग्राम जो है ये पोस्ट करने के लिए पोस्ट टाइप का है। सोशल मीडिया भी बहुत सारे टाइप का होता है ना। तो एलन मस्क ने ऑफिशियल पोस्ट के जरिए बताया कि एक्स चैट का बीटा रोल आउट किया गया है। ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वीचैट जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे। अगला, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम अब सचिन तेंदुलकर के नाम पर होगा, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से होगा। तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है नीचे। चलिए, खैर, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये मिलकर के घोषणा की है। इससे पहले कुछ और ट्रॉफियों के नाम है अगर बात करें हम लोग, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। रिचर्ड्स बोथम ट्रॉफी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बीच होती है। कोथॉर्प ट्रॉफी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होती है। जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखने का फैसला किया? तो आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और ये 50 बेसिस पॉइंट या कहें 0.5% की कटौती है, 0.50% की कटौती है। तो अब 2 बार जब से ये नए आए हैं आरबीआई के गवर्नर, तब से 2 बार कमी हो चुकी है, कटौती की गई है। 6.5% से 2 बार 50 बेसिस पॉइंट घटा करके अब 5.5% पर आ गया है, ठीक है। 5.5% पर नया रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है इसको आप समझ लो पहले। रेपो रेट जो होता है एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर जो कॉमर्शियल बैंकें होती हैं ये आरबीआई से उधार लेती हैं, ठीक है। जिस रेट पर उधार लेती हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट घटता बढ़ता है तो उसके बाद जो हाउस लोन हुआ, होम लोन हुआ या कार लोन हुआ, इन सब पर आम आदमियों पर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो वो लोन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और 5.5% है नीतिगत रेपो रेट। संजय मल्होत्रा नए आरबीआई के गवर्नर हैं, ये बात ध्यान रखना। जब से आए हैं तब से, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 बार 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुके हैं। अगला, हाल ही में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चौथा भारत मध्य एशिया संवाद, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत और मध्य एशिया के मिडिल एशिया के कंट्रीज के बीच में हुआ है। मिडिल एशिया कंट्रीज में जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इनके बीच में और भारत के बीच में ये हुआ, इसलिए भारत मध्य एशिया संवाद कहते हैं। ये इस बार का चौथा संस्करण था और नई दिल्ली में हुआ। एस जयशंकर साहब जो है इसमें मेजबानी की है भारत की तरफ से, ठीक है जी। अगला, 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देश चुने गए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी में आप जानते हो कि 15 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। लेकिन ये 10 नॉन परमानेंट जो होते हैं ये हर दूसरे साल 5-5 के रूलिंग पैमाने पर चलते हैं, मतलब 5 आते हैं 5 जाते हैं। तो इस बार जो 5 आए हैं इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। तो 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आते हैं 5-5 सदस्य देश और 5 ही निकलते हैं। तो इस बार जो 5 आए हुए हैं उन देशों में कौन कौन है? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो गणराज्य, ठीक है। तो ये गैर अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़े हैं। कौन निकल रहा है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? उसमें अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया है। अभी 2024 में जो पिछले साल चुने गए थे, जिनका अगली साल टेन्योर खत्म होगा, उनमें है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। पाकिस्तान यूएनएससी का भी मेंबर है, ठीक है ना, अस्थायी मेंबर के रूप में 2-2 साल के लिए मिलता है मौका। इससे पहले भारत को मिला था। तो देखिए 5 अस्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर प्राप्त है, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएस है। ओके, अगला, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया? 51वां G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार कनाडा में आयोजित हुआ। लास्ट टाइम पर पीएम मोदी को बुलाया गया था
और कनाडा में हुआ। 51वां संस्करण था। 15 और 17 जून को, 15 से 17 जून तक आयोजित किया गया। आमंत्रित देशों में और भी देश बुलाए गए थे। इसके सदस्य देश में अगर बात करें तो यूके है, यूएस है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान है। 2014 से पहले ये G8 था, मतलब कि इसमें 8 सदस्य थे, लेकिन 2014 में G8 से बाहर हो गया रसिया। क्यों? क्योंकि क्रीमिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, इसलिए 2014 में इसे बाहर कर दिया गया। तब से 7 कंट्रीज हैं और तब से ये G7 कहलाता है। पिछली बार मेज़बानी इटली ने की थी, इस बार मेज़बानी कनाडा कर रहा है। अगला, जून 2025 में किसको सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार आचार्य प्रशांत को मिला है। आचार्य प्रशांत को तो आप पहचानते होंगे, है ना, इनकी बहुत सारी रील वायरल होती है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इनको मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ऑपरेशन 2030 शुरू किया है, जिससे ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अवार्ड मिला है इनके इस प्रयास के लिए। ये पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज एक बार फिर से ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इनका ये 5वां ग्रैंड स्लैम है। 2 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, इससे मतलब टोटल 2 बार विंबलडन ओपन और 1 बार यूएस ओपन जीत चुके हैं। अब तक 5 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक नहीं जीते हैं, हो सकता है अगली बार जीत जाए। जर्निक सिनर को इन्होंने हराया है। कार्लोस अल्कराज अब बन गए हैं फ्रेंच ओपन के ग्रैंड स्लैम के विजेता, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन का पुरुष सिंगल जीते हैं। विमेन सिंगल अगर बात करा जाए तो कोको गॉफ ने जीता है। पुरुष युगल, महिला युगल, मिक्स डबल्स, ये सब आप देख लेना, इसको बस रीडिंग लगा लेना, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। मेन सिंगल और विमेन सिंगल ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रेंच ओपन की खास बात यह है कि ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। 1891 में शुरुआत हुई थी, मई जून के महीने में खेला जाता है और ये साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। अगला, हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे शतरंज 2025 इसका खिताब जीत लिया है साथियों, किसने? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं भी, इन्हीं के घर पे समझ लो आयोजित हो रहा था, होम ग्राउंड है इनका, और 7वीं इनकी जीत थी। स्टावेंजर में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिए हैं। डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे भारत के। दूसरे स्थान पर अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना रहे। ओके, अगला, भारतीय उर्वरक संघ यानी कि फर्टिलाइजर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष होंगे शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को 40 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव भी है काम करने का। एन सुरेश कृष्णन का जगह लेंगे, इनकी जगह पर आएंगे। अगला, हाल ही में आयोजित UEFA राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लीग है, ये पुर्तगाल ने जीता हुआ है। पुर्तगाल ने जीता हुआ है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसके कैप्टन थे, पुर्तगाल से हैं, आप जानते हो। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो देश अगर पूछा जाए तो पुर्तगाल से खेलते हैं जब देश वाली बात आती है, लेकिन जब लीग मैचेस की बात आती है, जब कोई क्लब मैचेस का बात आता है तो पूछा जाए किस क्लब से खेलते हैं, तो अल नासर क्लब जो कि है कहाँ का? सऊदी अरब का, वहाँ से खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्हीं के नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का, इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड है। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया गया या किया जाएगा? देश का पहला ई कचरा इको पार्क ये नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। ई कचरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे मोबाइल चार्जर खराब हुए, जो मोबाइल हुए या बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुए, ये सब जब खराब हो जाते हैं तो लोग फेंक देते हैं। तो ये प्रकार का कचरा जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है, उसे कहते हैं ई कचरा। तो ई कचरे की यहाँ रिसाइकलिंग की जाएगी, इनके लिए पूरा यहाँ प्रोसेस करने के लिए ये बनाया जाएगा उत्तर दिल्ली के होलंबी कला में, इसीलिए इसे होलंबी कला ई वेस्ट पार्क भी कहा जा रहा है। ओके, प्रत्येक वर्ष 51,000 टन ई कचरे को संसाधित करेगा। अगला, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? 2025 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इकलौते भारतीय शामिल किए गए हैं, MS धोनी। ठीक है, MS धोनी, 7 को टोटल इंक्लूड किया गया है। तो आप देखो 7 में कौन कौन है? MS धोनी है भारत से, सारा टेलर इंग्लैंड से, सना मीर पाकिस्तान से, डेनियल विटोरी न्यूजीलैंड से, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेम स्मिथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, हासिम अमला दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो 7 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। अगला,
अब तक देखिए 2 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हो चुके हैं। 2 महिलाओं में कौन कौन शामिल हुए हैं? डायना एल्ड्यूजी पहली भारतीय महिला थी। अगला, ये सेम चीज इंग्लिश में भी है। किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की ये ग्राम पंचायत है रोहिणी ग्राम पंचायत। इसने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। 10 लाख रुपए की नगद धनराशि इसको दी गई है। ये 100% आदिवासी आबादी वाला गांव है जो अब टेक्नोलॉजी आधारित ग्रामीण शासन का राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। ठीक है, तो सिल्वर पुरस्कार पश्चिम बंगाल के मजलिसपुर ग्राम पंचायत को मिला। पश्चिम मजलिस ग्राम पंचायत त्रिपुरा के मिला, सॉरी पश्चिम बंगाल का नहीं है, त्रिपुरा का है पश्चिम मजलिस ग्राम पंचायत। इसके अलावा जूरी पुरस्कार पलसाना गुजरात को और सुकुटी ओडिशा को मिला हुआ है। अगला, हाल ही में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को। किसे? सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इन्हें मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 लाख की नगद पुरस्कार प्राइज, MV देवन की एक मूर्ति, एक सर्टिफिकेट। इनको पूर्व ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रतिभा रे ने यह पुरस्कार दिया है। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों 11 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है ना, ये भी याद रखना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है, 11 जून को मनाया गया। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। अगला, हाल ही में भारत का कौन सा शहर ऑफिशियल रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? भारत की अब लेपर्ड कैपिटल बन गई है। कौन बन गई है? बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द न्यू लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की तेंदुआ राजधानी ये बन गई है। ठीक है, ऑफिशियल रूप से। मेट्रो शहर के किनारे पर रहने वाले, यहाँ पर देखो तेंदुआ ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। होलमट्टी नेचर फाउंडेशन ने एक सर्वे किया कैमरा टैप लगाकर और बताया कि अब तेंदुआ की आबादी 80 से 85 यहाँ पर पहुँच चुकी है। ओके, अगला, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाला कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और पहले भी, और फिर से बता रहा हूँ, डेली करंट अफेयर वगैरह में तो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ। पानी के नीचे प्रवाल शैलमाला बनाई जा रही है। ये महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है। ठीक है, पानी के नीचे संग्रहालय होगा और प्रवाल शैलमाला होगा। एक्चुअली में ये एक रिटायर्ड लैंडिंग शिप टैंक था INS गुलदार, तो उसी को पानी के नीचे जाकर रुकवा करके डंप करके उसी में प्रवाल शैलमाला के रूप में उसे बदला जा रहा है। ठीक है, अगला, जून 2025 में मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मालदीव ये वही देश है जिससे अभी बीच में रिश्ते खराब हुए थे इंडिया के, और PM मोदी जाकर लक्षद्वीप में बैठ करके एक प्रकार संदेश दिए थे कि लक्षद्वीप आओ, भारतीय सेलिब्रिटीज़ को और भारतीय लोगों को, जो लोग जाते हैं मालदीव की इकोनॉमी बढ़ाते हैं, क्योंकि मालदीव जो है देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था भारत के खिलाफ। अब फिर सेलिब्रिटीज़ ने बहुत सारे भी बहिष्कार किया, क्योंकि सेलिब्रिटी वगैरह ही जाते हैं मालदीव, हम जैसे तो, आप जैसे लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, मालदीव ने भी अब चली चाल, इन्होंने फिर जाना कि बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, पैसा फेंको आ जाते हैं तुरंत। कैटरीना कैफ को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर कि आओ प्रमोट करो। अब कैटरीना कैफ प्रमोट करेंगे, अब वही सब नागरिक फिर से जाएंगे मालदीव। ठीक है ना, ये मतलब बड़ी जल्दी ये लोग भूल जाते हैं। सनी साइड ऑफ लाइफ के नाम का ये मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगी, दुनिया भर के पर्यटकों को मालदीव बुलाएंगी। ठीक है, अगला, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कहां पर ऑफिशियल रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया? ये क्वेश्चन भी बहुत है इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा कहां पर? धनुषकोडी में। धनुषकोडी तमिलनाडु में है, और ये धनुषकोडी ना रामेश्वरम के बाद पड़ता है, मतलब आप समझो कि राम सेतु जो है वहीं पर पड़ता है। तो यहीं पर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बनाया जाएगा धनुषकोडी ग्रेटर में। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बनाएगा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर। ओके, मन्नार की खाड़ी के पास। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिपिन नाम का एक डिजिटल पहल शुरू किया? डिजिपिन क्या है जी? डिजिपिन
डिजी पिन एक ऐसा पिन कोड होगा, जी हाँ पिन कोड ये भी होगा, लेकिन ये 10 डिजिट का पिन कोड होगा। अब तक जो पोस्टल पिन कोड आप देखते थे वो 6 डिजिट का होता था और वो कुछ किलोमीटर के एरिया के लिए सेम लगता था, लेकिन ये 4 बाई 4 मीटर के, यानी कि 4 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए होगा एक एक डिजिटल कोड, और ये कोड 10 डिजिट का होगा। इससे और ज़्यादा प्रिसाइज लोग आ करके अपना लोकेट कर पाएंगे चीज़ों को। अब इसमें चाहे डिलीवरी बॉय के लिए हो, चाहे आप समझो कि कोई रैपिडो, ओला, उबर जो भी बुक करते हो उसके लिए हो, तो उन सबको आसान हो जाएगा लोगों के लोकेशन तक पहुंचने में। तो इसरो ने इसे लॉन्च किया है, डिजीपिन नाम का नया डिजिटल पहल। 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड ये होगा 4x4 मीटर क्षेत्र के लिए, पूरे इंडिया में डिसाइड किया जाएगा, जैसे पिन कोड डिसाइडेड रहता है। ठीक है, अगला, हाल ही में कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया? खान क्वेस्ट एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है, अक्सर ये मंगोलिया में होता है। अभी मैंने नोमैडिक एलिफेंट के बारे में बताया था, भारत और मंगोलिया के बीच। ये खान क्वेस्ट है, ये मल्टीनेशनल है, मतलब इसमें भारत तो शामिल होता ही होता है और भी देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अमेरिका, मंगोलिया और भी बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। भारत भी इसमें शामिल हो गया है। मंगोलिया में 22वां संस्करण ये आयोजित हो रहा है, 14 से 28 जून तक चलेगा। ठीक है, 2006 से इसे बहुराष्ट्रीय कर दिया गया। पहले शुरुआत में ये अमेरिका और मंगोलिया के बीच होता था। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 अंकीय यूनिक अल्फा न्यूमेरिक इंफ्रा आईडी प्रणाली लागू की? अभी मैंने आपको बताया एरिया के लिए डिसाइड किया जाएगा कोड, इसरो बनाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएंगे उनको एक डिजिटल कोड देंगे। देखो कोड वगैरह देने से ना सब चीज़ें आपको ऑनलाइन लिस्टेड मिल जाती हैं। आप वो कोड डालो, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितने का ये बना है, कितने का ये प्रोजेक्ट था, इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनाया गया, कौन बनाया, कौन बिल्डर था, कौन इसमें इंजीनियर था। तो इससे आगे कोई भी घटना होगी तुरंत वहाँ पर उसको पकड़ा जाएगा, है ना। नहीं तो पहले तो एजेंसियों को ट्रैक करने में ही इतने दिन लग जाते थे कि भाई कौन बनाया था इसको, कौन जिम्मेदार ठहराया जाए इसे। तो अब अल्फा न्यूमेरिक इंफ्रा आईडी रहेगा, हर जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा महाराष्ट्र में उसके लिए एक अल्फा न्यूमेरिक 13 अंकों का कोड रहेगा, और उस कोड के माध्यम से उसकी सारी डिटेल ऑनलाइन रहेगी अवेलेबल। ठीक है, तो भू टैगिंग की जा सकेगी और उनकी निगरानी की जा सकेगी। तो पहला चरण वर्धा जिले में कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर महाराष्ट्र करेंगे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया। किस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था? तो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये एयर इंडिया के द्वारा संचालित किया जा रहा था, और 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जाकर के क्रैश हो गया। अब इसमें अभी जांच चल रही है और अभी कारण का पता एग्जैक्टली पता नहीं लग पाया है, लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इंजन फेलियर वगैरह हुआ था। लेकिन जो भी है उस तो अब जांच के बाद पता लगेगा, वो उसमें अभी समय लगेगा। फिलहाल क्रैश लोकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर हुआ, और मात्र समझ लो कि 600 फीट की ऊंचाई तक जा पाया था। उसके बाद नीचे जाकर के एक हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज का, उस पर जाकर के ये गिर पड़ा था। तो इससे लगभग बताया जा रहा है कि 200 या 300 के आसपास लोगों की जाने गई हैं, 270 प्लस की ही जाने गई हैं। और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये बोइंग कंपनी का एक विमान है, और इसमें 242 पैसेंजर बैठे थे। तो पैसेंजर्स में 241 बच्चे की जान चली गई, एक केवल बचा था, है ना। 1,26,000 लीटर इसमें भरा था फ्यूल। 13,000 प्लस किलोमीटर रेंज इसकी है ड्रीम लाइनर की। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसमें ही एक पूर्व मुख्यमंत्री थे अपने गुजरात के, उनका निधन हो गया, विजय रूपानी जी का। अभी उन पर भी हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे होता है। ब्लड डोनर, जो ब्लड डोनर्स होते हैं, जो ब्लड दान करते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, और ऐसे और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रेयर ब्लड हो जाते हैं, ब्लड ग्रुप रहते हैं जिनकी कमी रहती है और वो मिल नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति आकर भगवान बन सकता है। थीम है इस बार की गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत है साथियों किस स्थान पर? भारत आ गया है 131वें स्थान पर। ठीक है, 131वें स्थान पर भारत आ गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और भारत इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। पहले पर आइसलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है। रात को 9 बजे
9 PM पर, ठीक है। हो सकता है आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है तब तक ये सीरीज एंड हो गई हो, लेकिन प्लेलिस्ट में तो रहेगी ही। 9 PM पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चलाई जाती है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर के तहत मैंने आपको ये इंडेक्स और रैंकिंग भी दी हुई है, दो क्लास दी हुई है। तो आप जा करके टॉपिक वाइज का प्लेलिस्ट ढूंढना, MJT चैनल पर जाना, MJT एजुकेशन पर प्लेलिस्ट में जाना, उसमें टॉपिक वाइज जो सीरीज चलाई गई है उस पर जाना, तो वहाँ पर आपको एक क्लास मिल जाएगी। तो उसमें साल भर का सारा कुछ आप रिवाइज कर पाएंगे, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत भी जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज कर पाएंगे। जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम है? तो ईरानी परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर अटैक किया इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। इसके जवाब में ईरान ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसको नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस 3 है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसके बाद अमेरिका ने जो शुरू किया ऑपरेशन, अमेरिका ने क्या शुरू किया, अमेरिका ने बीच में आकर के B-2 बॉम्बर से बम गिराए, GBU-57 बम गिराए, किस पर? ईरान के न्यूक्लियर साइट पर। तो वो उसने शुरू किया, अमेरिका ने ऑपरेशन हैमर शुरू किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने शुरू किया था ईरान पर। फिर भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत ने किस लिए शुरू किया था? वहां से लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंधु, ध्यान रहे, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था भारत पाकिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक किया था तब। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अगला, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य या नया मोटो क्या है? तो लोकपाल, भारत के लोकपाल का मोटो चेंज हो गया है। अब नया मोटो होगा नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, या सिटीजन एम्पावरमेंट एंड एक्सपोज करप्शन। ये इसका नया मोटो होने वाला है। पहले क्या था? मां गृधा कस्य स्विधनम। लोकपाल की शुरुआत 2013 के अधिनियम के तहत 2019 में हुई थी, ठीक है। 2019 में पहली बार लोकपाल शुरू हुआ भारत में। भारत फ्रांस संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश किया? तो शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इस बार ये फ्रांस में आयोजित किया गया। 18 जून से 1 जुलाई के बीच चला। 8वां संस्करण इसका था। शक्ति, वरुण, गरुड़, फ्रिंजेक्स, ये सभी भारत और फ्रांस के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। भारत से हम लोग बड़ी डील रखते हैं डिफेंस की, जैसे राफेल हम लोगों ने यहीं फ्रांस से खरीदा हुआ है और भी बहुत सारे इंजन वगैरह भी खरीदते हैं। राफेल की एक डील हुई थी 36 विमान की, वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद एक नई अभी फ्रेश डील किए हुए हैं हम लोग 63,000 करोड़ में। 63,000 करोड़ में इंडियन नेवी के लिए राफेल मरीन विमान खरीदे गए हैं। राफेल मरीन ये नेवी के लिए खरीदे गए हैं और कितनी मात्रा में खरीदे गए हैं? तो आप बताइएगा 26 राफेल खरीदे गए हैं फ्रांस से। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी जो है ये राफेल बनाती है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का कौन सा शहर नामांकित किया गया? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, नवाबों का शहर लखनऊ से ही है शुभांशु शुक्ला जो अभी गए हुए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। यूनेस्को की ये लिस्ट है और ये पहला भारतीय शहर बन गया है, ठीक है। 2004 शहरों को एक वैश्विक नेटवर्क में शामिल करता है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आपको बता चुका हूँ। आंद्रे अजूले इसके अध्यक्ष हैं। पेरिस मुख्यालय है और 1945 में स्थापना हुई थी। अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होने वाला एयर इंडिया का विमान किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया इस विमान में? तो ये गुजरात के पूर्व सीएम थे, अभी मैंने आपको बताया। इसी विमान में ये ट्रेवल कर रहे थे, जो अभी क्रैश हुआ उनमें इनकी भी जान चली गई। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। भारतीय मूल के, ब्रिटिश मूल के, कनाडा के भी बहुत सारे लोग थे। तो ये थे साथियों पार्ट 1 के क्वेश्चंस 1 से 15 जून के बीच के। इनका आपने बढ़िया तरीके से रिवीजन किया है और बहुत सारे लोग जो केवल मंथली पर डिपेंड होते हैं उनको भी अच्छा कंटेंट मिला होगा। ये दिवस है महत्वपूर्ण, दिवस को मैंने नहीं लिया है। दिवस के अलावा ये 51-52 क्वेश्चन जो थे वो थे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ ना, ये PDF से आप पढ़ लेना, क्योंकि अब दिवस वाला क्वेश्चन लेते फालतू का तो फिर वो अलग से होता है। इससे अच्छा आपको एक टेबल बनाकर दे दिया जा रहा है ना। तो ये टेबल बना करके आपको पूरे जून मंथ का दिया गया है।
पुस्तक और लेखकों का भी यहाँ दे दिया गया है। तो बहुत सारी पुस्तकें जो मैंने नहीं ली क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हो। एक साथ इंपॉर्टेंट रिवीजन, प्रमुख नियुक्तियाँ जो हैं उनको आप देख सकते हो जो हुई हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में। फिर बहुत सारे इंडेक्स हैं, उनका आप देख सकते हो। ये सब आपको PDF में मिलेगा। बिल्कुल आपको हैरान नहीं होना है। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम पर ही आपको सब PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेले महोत्सव हैं, ये सब जो इस महीने के आए हुए हैं, सब आपका रिवीजन करने के लिए दे दिया गया है पर पोर्टल, तो सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे स्टैटिक जीके की ई बुक लेना चाहते हो तो वो ई बुक ले सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 31 चैप्टर अगर तैयार कर लोगे स्टैटिक जीके के, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें ग्राफिक्स, इमेजेस और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ डिज़ाइन करके तैयार की गई है ई बुक्स। इसको आप देख सकते हो, ले सकते हो। हर एक चीज़ इसमें कवर कराया गया है जो भी स्टैटिक में होता है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की ई बुक और साइंस की ई बुक और हर प्रकार की ई बुक वगैरह सब आपको MZT ऐप पर मिलती है। MZT ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप जाइए, इसमें हर प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।